बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम इस्लामियात का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, लिखते जाए साथ साथ। सल्लम, पीस बी अपॉन हिम। ठीक है। इनकी लाइफ हज़रत पाक सल्लम की स्टार्ट होती है हज़रत ईसा की पैदाइश से 571 साल बाद। ठीक है, इसका मतलब है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन, अगर हजरत ईसा की पैदाइश से 571 साल बाद ये पैदा हुए, इसका मतलब है 571 एडी में पैदा हुए। ठीक हो गया। तो ये क्या है जी, एडी। हजरत पाक वसल्लम पैदा होते हैं जी 571 एडी में। ठीक है। एडी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मैंने बताया हुआ है शायद। जी स्टूडेंट्स, एडी का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, आफ्टर डेथ में। एडी स्टैंड फॉर एनो डोमनी। हाँ, उसामा बता रहे हैं एनो डोमनी। आप ठीक बता रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी ज्वाइन कर लिया करें और 9 बजे ही ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि बाद में जब आप लेट ज्वाइन करते हैं ना, सम टाइम ज्वाइनिंग एरर आ जाता है। ठीक हो गया। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि जब मैं फिर पढ़ाना शुरू करता हूँ, उधर वाइट बोर्ड की तरफ आता हूँ तो पीछे से ज्वाइनिंग एरर आता है। वो फिर सम टाइम स्टूडेंट्स का फिर ज्वाइन नहीं होता। ठीक हो गया। चलो मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, जिसने ज्वाइन करना है जल्दी से कर ले। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ। मैं ग्रुप में दोबारा भी मैसेज कर रहा हूँ। 1 मिनट जस्ट वेट करते हैं आज के लिए। कल इतना ज़्यादा फिर वेट नहीं करेंगे। मैक्सिमम 9 बजे आप ज्वाइन करेंगे तो 9:05 तक हम इसको कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। 2 3 या 4 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो अभी ज्वाइन करना है, 30 सेकंड में कर लें। चलेंगे। हजूर पाक वसल्लम जो है वो 571 एडी में पैदा हुए। एडी स्टैंड फॉर एनोडोमनी। ठीक है, एडी का मतलब क्या होता है जी? एनोडोमनी। एडी स्टैंड फॉर एनोडोमनी। एनोडोमनी का मतलब क्या है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड मतलब हजरत ईसा को, क्रिश्चियन कैलेंडर है ना, हजरत ईसा को वो लॉर्ड कहते हैं। ठीक है। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड मतलब जब से हजरत ईसा पैदा हुए। ठीक है, जब से हजरत ईसा पैदा हुए तब से जो है वो एनोडोमनी वाला कैलेंडर स्टार्ट हो गया। एनोडोमनी मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब लॉर्ड के पैदा होने वाला साल। तो लॉर्ड कब पैदा हुआ ईसाइयों का? हजरत ईसा कब पैदा हुए? 1 एडी में। इनके जब से ये अंग्रेजी कैलेंडर कहलाता है। तो हजरत ईसा पैदा हुए 1 एडी में, और हजरत ईसा के पैदा होने के 571 साल बाद पैदा हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो फिर क्या लिखा जाएगा? 571 एडी। ठीक है, यहाँ 571 एडी। तो अब मौजूदा एडी कितना है? 2023 है, सॉरी 2024 है। जो करंट एडी है वो 2024 है। ठीक है, तो अब ये एडी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एडी के मुकाबले में एक और कैलेंडर आता है जिसको हम नबवी कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, उसको ए एन से लिखा जाता है। ए एन। ए एन स्टैंड फॉर एनो नबवी। एनो कहते हैं साल को। ठीक है, एनो नबवी, नबूवत का साल। तो नबूवत का साल कौन सा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है? कब मिलती है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 40 ईयर्स होती है। ठीक है, तो 571 में 40 आप प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 610 एडी बन जाएगा।
ठीक है, 610 AD। एक साल का फर्क ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि 571 का स्टार्ट से लेके जब आप 40 ईयर्स ऐड करेंगे ना तो 610 AD बनेगा। ठीक है, तो ये 610 AD आ जाता है कि जब आप वसल्लम को नबूवत मिली, तो तब जो है वो यकम नबी स्टार्ट होगी। ठीक है, इधर मैं साथ 1 AD लिख देता हूँ। 1 AD कब? कि जब हजरत ईसा पैदा हुए, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब जब हजरत ईसा पैदा हुए, हजरत ईसा के पैदा होने वाला साल वो कौन सा था? 1 AD। और फर्स्ट नबी कब था? फर्स्ट नबी था जब आप वसल्लम को नबूवत मिली, यानी कि 610 AD इज इक्वल टू फर्स्ट नबी। ठीक हो गया। और फिर एक और कैलेंडर यूज होता है जो कि इस्लामी कैलेंडर कहलाता है, उसे कहते हैं हिजरी कैलेंडर। तो फर्स्ट हिजरी कब हुई उसे कहते हैं हम AH। ठीक है, हिजरी को क्या कहते हैं? AH। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनो हिजरी, हिजरत का साल। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कब की? हिजरत तब की जब आप वसल्लम की एज 53 ईयर्स थी। तो 53 ईयर, 40 में 13 ऐड करें तो 610 में आप मजीद आगे 13 ऐड करें तो ये 622 बन जाएगा। मैंने कहा एक साल का ऊपर नीचे फर्क नहीं काउंट करते, तो ये 622 बन जाएगा। 622 AD था तो आप वसल्लम ने, 623 का स्टार्ट था, 622 का एंड था। तो ये 622 AD में आप वसल्लम ने क्या की थी? हिजरत की। तब आप वसल्लम की एज 53 वर्ष हो चुकी थी, मक्का से मदीना हिजरत की। तो जब हिजरत की जिस साल, तो वहां से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हो गया। तो वो 1 हिजरी 622 AD में हुआ। ठीक हो गया। तो अब ये हिजरी कैलेंडर कहलाता है, और इसे इस्लामिक कैलेंडर भी कहते हैं। तो जो हमारा दूसरा 2024 वाला कैलेंडर है वो अंग्रेजी कैलेंडर कहलाता है, AD वाला। ठीक है। और AD का मौजूदा नया नाम जो है वो CE भी है। AD जरा पुराना नाम हो गया, इसका मॉडर्न नेम CE है। CE कहते हैं कॉमन एरा को। कॉमन एरा मतलब अब जो एरा चल रही है, कॉमन एरा, CE। ठीक है, ये इसी का नाम है AD का। तो 2024 क्या है? AD है या CE है, कॉमन एरा। तो उसके बाद नबी ईयर तो इतना नहीं चलता, वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से लेकर तो उनकी वफात तक ही ज़्यादा चलता है। आगे फिर दो ही कैलेंडर ज़्यादा चलते हैं, या अंग्रेजी या इस्लामी। इस्लामी कैलेंडर हिजरत से स्टार्ट होता है 622 AD से। ठीक है ना? अब ये सारे मैंने तीनों आपको बता दिए कि एग्जाम में कैसे कैसे डेट्स पूछी जाती हैं। सम डेट्स जो हैं वो आपसे AD में पूछता है। ठीक है, कुछ डेट्स जो है वो आपसे AN में पूछता है, यानी कि नबी में AN लिखा होता है या डायरेक्ट नबी लिखा होता है। और कुछ डेट्स जो है वो फिर हिजरी में पूछता है, वो फिर हिजरी 622 से स्टार्ट होती है। तो ये जो हमारा जो ओली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक है, इसको भी हम 3 किस्तों में पढ़ेंगे। 3 किस्तों में मतलब पहले हम 571 AD उनकी बर्थ से लेके तो 610 AD तक पढ़ेंगे, यानी कि नबूवत के मिलने तक, यानी कि 40 साल तक। तो ये हमारा पहला पोर्शन होगा। फिर जब नबूवत मिलती है 610 AD में, वहां से लेके फिर 13 साल जो नबूवत के हैं, जो मक्का में गुजारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 13 साल नबूवत के। तो ये 622 AD तक हम मक्की जिंदगी को डिस्कस करेंगे, नबूवत के बाद की। ठीक है, ये 13 साल, ये सारे नबी में देखेंगे ईयर्स, तेरह तेरह नबी तक। फिर 13 नबी में आप हिजरत करते हैं तो यकम हिजरी आ जाती है, 622 AD आ जाती है। तो ये आगे जो 10 साल है, इनके 53 से लेकर 63 साल तक। ठीक है, 40 से 53 तक नबी में आ जाते हैं, 13 नबी तक। फिर 53 से 63 तक जो 10 साल हैं वो मदीने की लाइफ है, तो मदनी लाइफ कहलाती है। और उस लाइफ में सारी बैटल्स आ जाती हैं आपकी। ग़ज़वा वदान से शुरू होती है, पहली बैटल से, और फिर ग़ज़वा बदर और खैबर खंदक तबूक तक ये बैटल जाती हैं। तो उनको हम फिर वो उस एरा में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स में जो है वो हम होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जो है ये 571 AD से स्टार्ट करवा दी। अच्छा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो तब पैरेलल एक और वाक़या भी हुआ। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ रवायात में 40 दिन बाद, कुछ में 40 दिन पहले, कुछ में 6 माह बाद, 6 माह पहले। पर आई थिंक 6 माह बाद जो है वो एक और वाक़या हुआ, जिसको हम कहते हैं कि खाना काबा पर हमला हुआ। ठीक हो गया। खाना काबा पर हमला कैसे हुआ? कि यमन का एक रहने वाला शख्स था। शख्स कहाँ का रहने वाला था? यमन का। ठीक है, तो लिख लें। उसका नाम क्या था? अबराहा।
अब्राहा लिव्ड ऑफ यमन। ठीक है। अटैक्ड ऑन खाना काबा विद एलिफेंट्स। विद एलिफेंट्स। ठीक है, हाथियों के साथ इसने हमला किया खाना काबा पर, और फिर अल्लाह ताला ने अबाबील भेजे जिनके मुंह में कंकरियां थी, और उन्होंने मारे और वो हाथी हिलाक हो गए। ठीक है। और इससे रिगार्डिंग कुरान पाक में सूरत भी है, जैसे हम सूरह फील कहते हैं। ठीक है, तो ये सूरह फील में ये वाक़या दर्ज है। सूरह फील। फील कहते हैं हाथी को। ठीक है, फील किसे कहते हैं? हाथियों के, हाथियों वाली सूरत। और जिस साल ये हमला हुआ फिर, ठीक है, खाना काबा पर जिस साल ये हमला हुआ, वो साल क्या कहलाता है? आमुल फील। आम कहते हैं साल को, और फील कहते हैं हाथी को। आमुल फील यानी कि हाथियों वाला साल। तो यहाँ से भी एक कैलेंडर ये स्टार्ट तो हुआ, लेकिन ये चला नहीं। तो इसे कहते हैं यकम आमुल फील। ठीक है, जिस तरह वो ऊपर यकम एडी, यकम नबवी, यकम हिजरी, तो ये क्या कहलाता है? यकम आमुल फील। AF में लिख रहा हूँ, यकम आमुल फील। तो ये भी एक कैलेंडर चला नहीं, लेकिन ये भी एक कैलेंडर है, यकम आमुल फील। ठीक हो गया। तो हाथियों वाला पहला साल। फिर आगे दूसरा साल आएगा तो 2 आमुल फील। फिर तीस यानी कि 572 आएगा तो 2 आमुल फील। 573 आएगा तो 3 आमुल फील। लेकिन ये पूछा नहीं जाता, सिर्फ पहला साल पूछा जाता है। पूछा कैसे जाता है कि दो तीन तरीकों से पूछा जाता है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके पैरेलल कौन सा इंपॉर्टेंट वाकया हुआ, तो ये आमुल फील वाला। ठीक हो गया। फिर ये पूछा जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितवीं आमुल फील में पैदा हुए, तो यकम आमुल फील को पैदा हुए। उसमें ऑप्शन आते हैं यकम आमुल फील, 2 आमुल फील, 6 आमुल फील, 8 आमुल फील। तो उसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के आमुल फील क्या चीज़ है। आमुल फील मतलब हाथियों वाला साल। तो हजूर पाक सल्लम जो है वो 571 AD में पैदा हुए। हजूर पाक सल्लम जो है वो यकम आमुल फील में पैदा हुए। मेरी बात समझ आ गई है तमाम स्टूडेंट्स को? जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक किसी क्वेश्चन तो नहीं? बोले नहीं, क्वेश्चन है या नहीं? मुख्तलिफ रिवायात में कुछ में 40 डेज है, कुछ में 6 मंथ है। हाँ मतलब ऐसे ही रिवायात हैं को 40 डेज या 50 डेज। चेक कर ले, उसको वेरीफाई जरा कर लीजिएगा। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें ठीक। तो यहाँ तक आपको उनकी पैदाइश के जो साल हैं वो समझ आ गए होंगे, कि अगर ईसवी साल पूछा जाए तो 571 AD, और अगर आमुल फील पूछा जाए तो यकम आमुल फील। अच्छा, हजूर पाक सल्लम पैदा हो गए। अब हजूर पाक सल्लम का जो नाम था पूरा, ये कि नाम मतलब हजूर पाक सल्लम का शजरा जो है वो क्या था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन, हजूर पाक सल्लम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन। हजूर पाक सल्लम के दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब बिन। हजूर पाक सल्लम के दादा के वालिद का नाम क्या था? अब्द मनाफ बिन हाशिम। जी स्टूडेंट्स, ये हजूर पाक सल्लम का शजरा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ और बिन हाशिम। ठीक हो गया। चूंकि हाशमी ख़ानदान था फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हाशिम से ही उनका ख़ानदान फिर क्या बना? हाशमी बना। ठीक है। और ये फिर हाशिम से आगे चलते चलते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब फिर कहाँ पे जाके मिलता है? हजरत इस्माईल। हजरत इस्माईल
बिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये सारी अलैहिस्सलाम हजूर पाक सल्लम, और पीछे चलते चलते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया। तो अब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद लेकिन कोई नबी नहीं है सिवाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इनके हजरत इस्माईल और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जितने भी आए हैं, फिर उनमें कोई नबी नहीं था। ठीक हो गया। तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद डायरेक्ट नबी जो है वो फिर डायरेक्ट मतलब और कोई दरमियान में नबी नहीं था, तो वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके बाद। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम तो आप सबको आता ही है, लेकिन चले मैं फिर भी लिख ही देता हूँ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हजरत आमना, मदर्स नेम हजरत आमना। ठीक हो गई। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम तो उधर में मैंने बता दिया। ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम जो है ना, वो क्या था? ठीक है, हजरत अब्दुल्ला उनके वालिद का नाम था, और वालदा का नाम हजरत आमना, और फिर दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर ये है कि हजूर पाक सल्लम जो है, इनकी एक फोस्टर मदर कहलाती हैं। मदर ने हजरत आमना था, और फोस्टर मदर का नाम दो वैसे तारीख में मिलती हैं, दो फोस्टर मदर्स थी। फोस्टर मदर कहते हैं रज़ाई माँ को या मुंह बोली माँ को। फोस्टर मदर्स नेम क्या था जी? एक का नाम था हजरत सुवैबा, और एक का नाम था हजरत, इन्होंने 6 माह तक हजूर पाक सल्लम की परवरिश की। 6 मंथ, पहले 6 मंथ हजरत सुवैबा ने। और फिर दूसरी हजरत हलीमा सादिया, हजरत हलीमा, इन्होंने पहले 5 साल 6 माह के बाद से लेके फर्स्ट 5 ईयर्स हजूर पाक सल्लम की परवरिश की। और हजरत हलीमा की बेटी का नाम क्या था? शीमा। इसका मतलब हजूर पाक सल्लम की फोस्टर सिस्टर जो है वो फिर उनका नाम क्या था? शीमा। फोस्टर सिस्टर का नाम पूछा जाता है, सिस्टर नेम हजरत शीमा। शीमा। ठीक है, यानी कि हजरत शीमा जो है वो किसकी बेटी थी? हजरत हलीमा की। हजरत हलीमा अगर फोस्टर मदर है, तो फिर हजरत शीमा जो है वो फोस्टर सिस्टर हो गई। ठीक है, हजरत पाक सल्लम की। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हजूर पाक सल्लम जब पैदा हुए, तो आप सल्लम को जो पहले 5 साल है वो आपके गांव रखा गया। फर्स्ट 5 ईयर्स तक आप सल्लम की परवरिश आपके गांव में हुई। आपके गांव का नाम जो है ना, वो हुएजन था। बनी साद वहाँ पे रहते थे। बनी साद का कबीला था वहाँ पे ना। वहीं से फिर गांव में ही हजरत हलीमा थी ना, और हलीमा सादिया उनका नाम है। ठीक है। यानी कि इनकी वालदा, तब ये रिवाज था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था ना, तो उसको जरा अ, अपने मदर लैंग्वेज मतलब अपनी नेशनल लैंग्वेज सीखने के लिए ना गांव भेज दिया करते थे, कि वहाँ पे जरा परवरिश पाए, जरा गांव में पले बड़े, कोई अपनी नेशनल लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे सीखे, अरबी वगैरह। ठीक है। तो ये गांव भेज दिया गया हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इनके गांव का नाम हुवैज़न था। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सेंट टू हिज विलेज बनी हुवैज़न, और यहाँ पे कबीला था बनी साद। और ही रिमेन्ड देयर 5 ईयर्स। 5 साल तक वो वहाँ पे रहे। ठीक है, 5 साल तक वो वहाँ पे रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी महसूस होना शुरू हुआ कि ये कोई आम बच्चा जो है वो नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 5 साल बाद उनको अपनी वालदा के पास वापस भेज दिया। वालदा के पास 5 साल के बाद जब वो छठे साल में आए हजूर पास सल्लम, तो उनको उनकी वालदा के पास भेज दिया गया, हजरत आमना के पास।
अब मैं यहाँ पे एज लिख रहा हूँ, तो ये पहले 5 साल की एज आपने लिख ली ऊपर, बल्कि मैं लिख देता हूँ ये फर्स्ट ईयर, ये उनका पहला साल था। एज ऑफ 1 ईयर। फिर ये एज ऑफ 5 ईयर यहाँ पे हुए। एज ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर्स। और फिर उसके बाद एज ऑफ 6 ईयर, एज ऑफ 6 ईयर। जब आप की उम्र 6 साल हुई तो उनको ही केम बैक टू हिज विलेज, सॉरी टू हिज मदर, टू हिज मदर। वो अपने वालदा के पास वापस आ गए, ठीक हो गया, एट द एज ऑफ 6 ईयर। लेकिन फिर एक उनके लिए दुख भरी ट्रेजेडी ये हुई कि जब आप की एज 6 साल थी, ठीक है, तो आप की वालदा जो है वो वफात पा गई। ठीक है, जैसे ही वापस आए तो कुछ अरसे बाद आप की वालदा जो है वो वफात पा गई। ठीक है, हिज मदर डाइट, यानी कि ऊपर मैंने साल तो लिख दिया ना, एज ऑफ 6 ईयर। तो एज ऑफ 6 ईयर में कौन कौन सा इवेंट हुआ, एक तो वो अपनी वालदा के पास वापस आ गए, दूसरा इवेंट क्या हुआ कि वो उनकी वालदा मोहतरमा की जो है वो एट द एज ऑफ 6 ईयर होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफात हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब रह गया कि उनके वालिद जो है वो उनकी पैदाइश से 6 मंथ पहले ही वफात पा चुके थे। ये भी ऊपर लिख लें कहीं पे, बल्कि यहाँ पे मैं वैसे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में आगे, हिज फादर was died before the before 6 months of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam birth। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6, तो ये पूछा जाता है कि आपके वालिद जो है उन्होंने कब वफात पाई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 माह पहले। आपकी वालदा ने कब वफात पाई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज जो है वो 6 साल थी। तो 6 माह और 6 साल आपने जो है में रख लेना है। ठीक हो गया। तो अब देखे ना, ईयर मैंने आपको लिख दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 6 साल थी जब उनकी वालदा ने वफात पाई। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि उस वक्त एडी क्या था, ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा वफात पाई, तब ऑप्शन में एडी आ जाते हैं कि 571 एडी था, या 575 एडी था, या 577 था, या 579 था। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा कुलिया है, 571 में 6 जमा कर देने हैं। जब आपको एज याद है, ठीक है, तो फिर वो उसको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो एज के हिसाब से आपने उसमें कैलकुलेट कर लेना है। तो 571 में तो ये कितने बन जाएंगे, 72, 73, 74, 75, 77। ठीक है, तो और तब एडी कितना था, 577 एडी, 570, ऊपर ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 577 एडी। तो ये यहाँ से वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आसा सल्लम की एज जो है वो 8 ईयर की हुई, एज ऑफ 8 ईयर्स, यानी कि 6 साल बाद आप सल्लम की परवरिश जो है वो आप सल्लम के दादा के सुपुर्द होगी। जब वालदा वफात पा गई तो आप सल्लम की परवरिश फिर किसने की, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। ठीक है, जब आप सल्लम के आज एज जो है वो 8 साल हुई तो तब आप सल्लम के दादा भी वफात पा गए। ठीक है, हिज ग्रैंड फादर डाइट। आप के दादा का नाम जो है वो अब्दुल मुत्तलिब था, ऊपर मैंने लिख दिया है। बाद औक़ात आप के नाना का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आप के नाना का नाम जो है ना वो वहाब था। ठीक है, ग्रैंड पा जिसे कहते हैं, ग्रैंड पा, ग्रैंड पा, ग्रैंड पा नेम वाज वहाब। लिख लें ऊपर कहीं ना, ग्रैंड पा, ग्रैंड पा मतलब नाना। ग्रैंड पा का नाम जो है ना वो वहाब था, वहाब लिख लेंगे, वहाब। और इसी तरीके से आपकी जो मदर है उनका तो नाम मैंने लिखवा दिया है,
आसलम की ग्रैंड मदर जो है ना, ग्रैंड मदर, उनका नाम जो है वो फातिमा था, ग्रैंड मदर का नाम। और आसलम की जो ग्रैंड माँ थी यानी कि नानी थी, उनका नाम बतरा था। ठीक है, ये भी लिख लें, बतरा एंड फातिमा। ग्रैंड मदर का नाम मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ, ग्रैंड मदर का नाम फातिमा, और ग्रैंड माँ का नाम, ग्रैंड माँ मतलब नानी, दादी का नाम फातिमा ना। 8 ईयर पे तो वैसे मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा वफात पा गए, लिखा हुआ नजर आ नहीं रहा। पहले उनको अपना क्लियर करने दे क्वेश्चन। हाँ जी, आपको क्लियर हो गया 8 ईयर वाला? हाँ, तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि ऊपर मुझे याद नहीं रहा। आसा सलम के मैंने वालिद और दादा का नाम बताया, और साथ में समटाइम उनकी दादी और नानी का नाम पूछ लिया जाता है। तो हजूर पाक सल्लम के दादा का नाम जो है वो अब्दुल मुत्तलिब था, और हजूर पाक सल्लम की दादी का नाम जो है वो फातिमा था। लिख लें, उर्दू में बेशक लिख लें, बाद में इंग्लिश बनाते रहिएगा। दादा का नाम, दादा को ग्रैंड फादर कहते हैं और दादी को ग्रैंड माँ कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हजूर पाक सल्लम के नाना का नाम, नाना को ग्रैंड पा कहते हैं, ग्रैंड पा। ग्रैंड पा का नाम जो है वो वहाब था। और हजूर पाक सल्लम की जो है ना, वो नानी का नाम मतलब ग्रैंड माँ का नाम। ठीक है, पहले मैंने ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर लिखवाया। ग्रैंड फादर का नाम अब्दुल मुत्तलिब और ग्रैंड मदर का नाम फातिमा। ठीक है, और अब ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ लिख लें। ग्रैंड पा का नाम वहाब और ग्रैंड माँ का नाम बतरा, BATARAH, बतरा। ठीक है जी। हाँ जी, अब क्लियर हो गया सबको? दादा दादी आसल सलम की, नाना नानी। हाँ जी, क्लियर हो गया। चलें ठीक है, गुड। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बताया कि एज एट द एज ऑफ 8 ईयर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी वफात पा गए। ठीक है, इसका मतलब 577 में वालदा वफात पाई और 579 में दादा वफात पा गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अबू तालिब ने। ठीक, तो नाउ इसी में लिखें आगे, 8 साल बाद। नाउ ही वाज ब्रॉट अप बाय, ब्रॉट अप मतलब परवरिश की किसने? हजरत अबू तालिब। अबू तालिब, हजरत अबू तालिब कौन थे? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, अंकल ऑफ होली प्रॉफिट, यानी कि हजरत अब्दुल्ला के भाई थे। प्रॉफिट हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के भाई थे हजरत अब्दुल्ला के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और हजरत अली के वालिद थे। ठीक हो गया, हजरत अबू तालिब, उन्होंने परवरिश की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज आगे बढ़ते बढ़ते 12 साल हुई, तो ये 8 साल तक मैंने लिखवा दिया, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। 8 साल तक हमने कर लिया। अब क्या हुआ जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब एज जो है ना वो हुई 12 साल, एट द एज ऑफ, सर आप रिकॉर्डिंग लगा देंगे आज? जी जी, रिकॉर्डिंग लगी हुई है। सर पोस्ट भी आज कर देंगे? हाँ, पोस्ट का आज या कल तक हो जाएगी। ओके सर, दरअसल मेहमान थे तो मैंने क्लास लेट ज्वाइन। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज अब हो गई 12 साल, क्वेश्चन आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला सफ़र किस एज में किया? तो 12 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला सफ़र किया, कहाँ किस तरफ किया? तो शाम की तरफ किया। ठीक है, तो एज ऑफ 12 ईयर्स, इसमें क्या हुआ जी? पीछे कितने 8 पॉइंट हो गए थे?
टोटल पॉइंट 8 हो गए थे या 10 हो गए थे? सर 10 हो गई। अच्छा, 11वां पॉइंट है कि ही ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड टू सीरिया एज हिज फर्स्ट जर्नी। आपको पहला सफर किस जानिब हुआ? सीरिया की जानिब। सीरिया किसे कहते हैं? शाम को। ठीक है। बट किसके साथ था, किसके साथ पहला सफर किया? विद हिज अंकल हजरत अबू तालिब के साथ। बट व्हेन बट व्हेन दे रीच्ड, जब आप दोनों पहुंचे, एट बसरा, बसरा के मकाम पर पहुंचे, एट बसरा, अ पॉप, एक ईसाई राहब था, उसका नेम क्या था? उसका नेम था बुहेरा। बुहेरा, अ पॉप नेम्ड एज बुहेरा आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड हिम एज मोहम्मद। तो एक जो पादरी था, जब आप बसरा के मुकाम पे पहुंचे तो एक पादरी मिला, उसका नाम क्या था जी? बुहेरा। उसने कहा कि मेरी किताबों में तो लिखा है कि ये बच्चा जो है ना, ये यही मोहम्मद है। ठीक है, ये वही मोहम्मद है कि जिसकी हमें इंतजार इंतजार थी, मतलब जिस आखिरी नबी की इंतजार थी, ये वही बच्चा जो है ना, ये मोहम्मद है। तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए मोहम्मद जो है वो पहचाना, और उसने आपके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मोहम्मद होने की तस्दीक की कि जो मोहम्मद सबसे आखिर में एज ए नबी आने थे। ठीक हो गया। तो ये वाक़या भी लिख लें। तो सबसे पहले तस्दीक आपके एज ए मोहम्मद होने की किसने की? ईसाई राहब ने, बोहेरा ने, अपनी किताबों के पेश नज़र, जो उनकी किताबों में बताया गया था कि ऐसी सूरत होगी और इस तरीके से। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उसने, राहिब ने कहा कि आप इस बच्चे को आगे ना ले जाएं, आगे ख़तरा है, तो आप इनकी बाहिफाजत केयर के साथ इनको वापस पहुंचाएं अपनी मंजिल पे। तो फिर हज़रत अबू तालिब उनको आगे नहीं ले गए, बल्कि रास्ते से ही वापस आ गए। ठीक है, वहीं से वापस जो है वो कहाँ पे आ गए? मक्का में। कहते कहाँ पे थे? मक्का में। ठीक है, तो मक्का में वापस आ गए। अब क्या हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज जो है वो 15 ईयर्स हुई, एज ऑफ 15 ईयर्स, इसमें क्या हुआ कि दो कबीले थे, उनके दरमियान जंग हुई। एक तो मक्के का कबीला था, ठीक है, और जिसे कुरैश कहते थे। ठीक। और एक और वहां पे कबीला था जिसका नाम था कुरैश। अ बैटल अ बैटल वाज टुक प्लेस बिटवीन कुरैश एंड कबीला कैस एंड कैस। दो कबीलों के दरमियान एक जंग हुई, कुरैश के दरमियान और कबीला कैस के दरमियान। ये दोनों मक्के के कबीले थे। अब असल में इस जंग में जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया, एज ए लीडर तो पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि बस ये है कि थोड़े से पत्थर शत्थर उठा के दिए या इस किस्म का पार्टिसिपेट किया थोड़ा सा। अच्छा, ये जंग बेसिकली क्या थी कि ये जो एक दूसरे के साथ जुल्म करते थे, एक दूसरे को मारते करते थे, और अक्सर ये उन महीनों में लड़ते थे कि जिन महीनों में एक दूसरे से लड़ना भी मना होता था। ठीक हो गया। उन महीनों में लड़ते थे जिन महीनों में एक एक दूसरे से लड़ना मना होता था। अरब के लोग बड़े झगड़ेलू थे, तो इन्हें फिर कहा जाता था फुजार, फाजिर लोग। फाजिर मतलब बात ना मानने वाले, जो कुरैश मक्का थे। तो ये क्या कि बात ये क्या नहीं मानते थे? एक तो जुल्म करते थे, दूसरा ये उन महीनों में सम टाइम जंग लड़ते थे जिन महीनों में जंग लड़ना मना होती थी। तो वो कौन से महीने होते हैं? वो सैक्रेड मंथ्स कहलाते हैं, जिन्हें हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। तो सम टाइम हुर्मत वाले महीने भी पूछ लिए जाते हैं कि हुर्मत वाले महीने कौन से हैं। एक्चुअली तब तो वो उनके नाम तो नहीं थे, क्योंकि इस्लामी कैलेंडर तो 53 साल की एज में आया है, तब तो वो मुहर्रम सफर और ये नाम नहीं थे। लेकिन तब से पीछे, अगर जब मुहर्रम सफर बने हैं तब से पीछे अगर टाइम कैलकुलेट किया जाए,
तो तब ये जो दिन आते थे ना, ये वही मुहर्रम सफर के दिन होते थे। ठीक हो गया, मुहर्रम सफर। तो ये हुर्मत वाले महीने कौन से थे, हालांकि तब इस्लामिक कैलेंडर आया नहीं था, लेकिन बेसिकली ये अगर पीछे टाइम कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि तब तो सूरज के टाइम के हिसाब से और चांद के हिसाब से जो है वो अपने महीनों का तयन करते थे। ठीक हो गया। और लेकिन तब ये टाइम कैलकुलेट किया जाए तो सैक्रेड मंथ्स कौन से कहलाते हैं, सैक्रेड मंथ्स। तो ये पूछा जाता है कि विच फोर, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है चार महीनों का, सैक्रेड मंथ्स। तो कौन से महीने जो हैं चार, वो हुर्मत वाले महीने कहते हैं, कहलाते हैं, जिनमें तीन तो इकट्ठे हैं, जिकात, जिकात के बाद आता है जिलहज, और जिलहज के बाद आता है मुहर्रम। तीन तो इकट्ठे हैं तरतीब से, लेकिन एक आगे जाके आता है। अक्सर स्टूडेंट उसमें रमज़ान को टिक कर देते हैं, रमज़ान वाले ऑप्शन को, लेकिन ये यहाँ पे रजब है। ठीक है, यानी कि लिखा होता है जिकात, जिलाज, मुहर्रम और रमज़ान, और जिकात, जिलाज, मुहर्रम और सफ़र, जिकात, जिलाज, मुहर्रम और रजब। ठीक है, तो ये इन तीन महीनों के साथ रजब का महीना है जो कि उर्मत वाला महीना है। तो जिकातुल हराम, जिलहज्जुल हराम, मुहर्रमुल हराम, रजबुल हराम। ठीक हो गया। हराम कहते हैं हुर्मत वाले महीने को। ठीक हो गया। तो ये चार महीने जो है ये हुर्मत वाले महीने, जिन्हें सैक्रेड मंथ। तो ये क्या करते थे, इन महीनों में जंग लड़ते थे। तो यहाँ पर ये बैटल हुई, इस बैटल का नाम क्या था, द बैटल वाज नेम्ड एज, नेम्ड एज, इसे चूंकि ये फाजिर लोग थे, ठीक है, बात नहीं, फाजिर कहते हैं बात ना मानने वाले को, तो इस जंग का नाम भी इन्हीं की निस्बत से डाला गया। इसे फिर जंग का नाम दिया गया हर्ब फुज्जार, जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा पार्टिसिपेट भी किया। तो पहली कौन सी जंग थी जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया, हर्ब फुज्जार। हर्ब कहते हैं जंग को, और फुज्जार मतलब फाजरों के साथ, फाजर की जमा है फुज्जार, फाजरों के साथ जंग। ठीक है, तो हर्ब फुज्जार जो है ये पहली जंग थी जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज ए लीडर पार्टिसिपेट नहीं किया, वैसे पार्टिसिपेट किया। ठीक हो गया, थोड़ा बहुत। तो ये पहली जंग थी जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया, हर्ब फुज्जार। और तब आसा वसल्लम की एज कितनी थी, 15 साल। तो ये पूछा जाता है हर्ब फुज्जार आसा वसल्लम की किस एज में लड़ी गई, जब आसा वसल्लम की एज डैश ईयर्स थी, तो 15 ईयर्स थी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 4-5 साल तक ये लोग ऐसे ही लड़ते मरते रहे एक दूसरे के साथ। तो फिर जब आसा वसल्लम की एज 20 साल हुई, तो इन तमाम कबीलों के दरमियान ना एक मुआहदा किया गया कि आइंदा किसी पे जुल्म सितम नहीं किया जाएगा, आइंदा जो है वो एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखा जाएगा। इन महीनों में इसी तरीके से कोई ऐसी जंग वगैरह भी नहीं की जाएगी। कुछ उसकी मुख्तलिफ शिक्कें थी। ठीक हो गया। और उसमें कुछ फजल नाम के 2-4 आदमी भी शामिल थे उस मुआहदे में। ठीक है, तो वो फजल नाम के चूंकि आदमी उसमें शामिल थे, तो उस निस्बत से और वो जो हल्फ लिया गया ना, उस शिक पे जो हल्फ लिया गया, ठीक है, उस हल्फ को कहते हैं हल्फुल फजूल। हल्फुल फजूल मतलब फजल नाम के जो कि आदमी शामिल थे इसमें, तो मतलब उस हल्फ को क्या कहा गया, हल्फुल फजूल। तो ये क्वेश्चन आता है कि हल्फुल फजूल जो है वो कब होता है जी, जब आप वसल्लम की एज 20 ईयर्स थी, 20 ईयर्स, इनके उन कबीलों के दरमियान सुलह हो गई। ठीक है, 20 ईयर्स ऑफ एज, क्या हुआ जी, हल्फुल फजूल का इवेंट हुआ, हल्फुल फजूल। ठीक है, तो ये आसा की जब एज 20 साल थी। ठीक है, फिर क्या हुआ जब आसम की एज 25 बरस हुई, 25 ईयर्स ऑफ एज, जब आसम की एज 25 बरस हुई, ये 13वां पॉइंट हो गया नीचे वाला अल्फुल फजूल वाला, 13वां। और 25 साल हुई तो क्या हुआ कि आप सब तजारती काफले जाते थे शाम की तरफ ना, मक्का से तिजारत की गर्ज से। तो एक बहुत बड़ी ताजरा थी मक्का में जिनका नाम था हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। तो उनके जो है वो जब काफले जाते थे तो उनको किसी ने इतला दी भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सादिक और अमीन है, तो उन्होंने अपने गुलाम मैसरा को साथ भेजा कि आप जाएं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ले जाएं। तो उसने आके रिपोर्ट दी कि वाकई बड़े सादिक और अमीन है। तो फिर हजरत खदीजा ने अपनी एक सहेली कह लें या खादमा कह लें, उसके हाथ पैगाम भिजवाया, प्रपोजल भिजवाया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करना चाहती हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक्सेप्ट फरमाया। वो खादमा का नाम जो है वो नफीसा था, गुलाम का नाम मैसरा था। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो गुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया उसका नाम क्या था, मैसरा। जिसके थ्रू प्रपोजल भेजा गया उस दोस्त का नाम क्या, उस सहेली का नाम क्या था, नफीसा।
ठीक हो गया। तो ये बातें मैं फिर लिखने लगा हूँ। वाक्य मैंने आपको बता दिया है मुख्तसर सा करके, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ये वाक़या सुने हुए हैं। अच्छा, तो द स्लेव ऑफ हजरत खदीजा वाज सेंट विद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम्ड एज मैसरा। मैसरा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, द प्रपोजल ऑफ मैरिज विद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was made through the friend of Hazrat Khadija named as, क्या नाम था जी उनका, नफीसा। ठीक हो गया। और फिर आप सल्लम और हज़रत खदीजा की शादी हो गई। द होली प्रॉफिट सल्लम गॉट मैरिज विद हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। ठीक है। और आप सल्लम की एज एट द एज ऑफ 25 years, एंड व्हेन हजरत खदीजा की एज कितनी थी, व्हेन शी वाज 40 years old। क्योंकि आप वसल्लम की एज मैंने ऊपर लिखी हुई है, 25 years के इवेंट है ये, तो मतलब आप वसल्लम की एज तब 25 साल थी, तो शादी के बाद हजरत खदीजा की उम्र कितनी थी, 40 साल। तो कितना डिफरेंस था दोनों की उम्र में? हाँ जी बताएं आप लोग कैलकुलेट करके, कोई आप लोग भी सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहे? कितना डिफरेंस था दोनों की उम्र? 15 years। 15 years। ठीक है, तो दोनों की एज में 15 साल का डिफरेंस था। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे 25 साल में शादी भी हो गई। अब क्या हुआ कि आ गई एज हजूर पाक सल्लम की, चलते चलते बीच में मतलब जो ईयर्स मैं छोड़ रहा हूँ उसमें कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इवेंट है नहीं। ठीक है, इस वजह से मैं बीच में से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, हमने कोई इस्लामियात का पर्चा तो नहीं देना। तो हमने तो अपने एमसीक्यूज के हवाले से उसको तैयार करना है। तो बीच में जो ईयर मैं छोड़ रहा हूँ उसमें कोई खास इवेंट ऐसा है नहीं। तो अब नेक्स्ट आपके आप ससुम की एज आ जाती है 35 years। 35 साल जब आपकी एज हुई, 35 साल की एज में क्या हुआ, एक दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हुए कि हजूर पाक सल्लम जो है, और उन्होंने जो है ना वो क्या किया कि खाना काबा की छत नहीं थी। ठीक है, तो खाना काबा वाज वाज फाउंडेड बाय, बल्कि नहीं, वाज क्या कहते हैं, नहीं नहीं, रीबिल्ड तो हजूर पाक में किया। बुनियाद को क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया है। बेस्ड, बेस्ड, नहीं बेस्ड तो इसको नहीं कहेंगे, कोई और एग्जैक्ट लफ्ज इसके लिए यूज होगा। अच्छा चले, खाना का फाउंडेशन दिया। फाउंडेड ही लिख लें फिर। एक और वैसे अच्छा सा लफ्ज था मुझे जहन में नहीं आ रहा, चले फिलहाल फाउंडेड ही लिख लें। फाउंडेड बाय हजरत इब्राहिम, सॉरी हजरत आदम। खाना काबा को फाउंड किसने किया, हजरत आदम ने, क्योंकि जगह तो पहले से ही मुनासिब वो अल्लाह ताला ने वो मतलब कर रखी थी कि ये जगह है। तो फाउंड किसने किया, हजरत आदम ने, कि ये वो जगह है खाना काबा की। उसको बिल्ड किसने किया, बिल्टेड बाय या बिल्ट बाय हजरत इब्राहिम एंड इस्माइल। इब्राहिम एंड इस्माइल एंड रीबिल्ट बाय होली प्रॉफिट वसल्लम एट द एज ऑफ 35 years। 35 साल की उम्र में हजूर पाक ने उसकी छत तामीर करवाई। ठीक हो गया। और फिर साथ ही क्या किया, इसी तरीके से हजर असवद भी है। हजर असवद वाज फाउंडेड बाय हजरत आदम और प्लेस्ड बाय या रीफाउंडेड बाय हजरत इब्राहिम एंड इस्माइल। हजरत इस्माइल ने उसको रीफाउंड किया, और एक दफ़ा बीच में गायब हो गया, रीफाउंड हजरत इस्माइल ने किया। डिस्कवर्ड बाय हजरत इस्माइल भी आता है। ठीक है। और फिर ये है कि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नस्ब किया। ठीक है, प्लेस्ड बाय एट खाना काबा। ठीक है,
तो हजर असवद यानी कि जिसको ब्लैक स्टोन कहते हैं, ब्लैक स्टोन वाज प्लेस्ड बाय होली प्रॉफिट। खाना काबा में हजर असवद कब नस्ब किया गया? जब आप वसल्लम की एज कितनी थी? 35 साल। और अगर एडी में पूछें तो वहां से 571 में 35 जमा कर दीजिएगा। ठीक है, सलम ने इसको प्लेस किया। चार कबीले थे, आपस में लड़ते थे। कहता था मैंने प्लेस करना है, दूसरा कहता था मैंने। हजूर पास का चादर का किनारा पकड़े चारों। ठीक है, चारों कबीले किनारा पकड़ लिया। हजूर पाक सल्लम ने दरमियान में पत्थर रखा और फिर खुद उठा के दरमियान में से प्लेस कर दिया खाना काबा पे। क्योंकि उसके जो असल जगह है हजरत असवद की स्टोन की, वहाँ पे कहा जाता है कि गैर मासूम के हाथ नहीं लग सकते, तो हजूर पाक ने खुद उसको जो है वो प्लेस किया। तो ब्लैक स्टोन का ओरिजिनल कलर पूछा जाता है। ब्लैक स्टोन का ओरिजिनल कलर क्या था? वाइट था। ओरिजिनल ओरिजिनल कलर ऑफ ब्लैक स्टोन। कितना टाइम रह गया टाइमर में? 7 मिनट। ठीक है, वाज वाइट। तो ओरिजिनल कलर जो है जो ब्लैक स्टोन का, वो क्या था? वाइट था। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो खाना काबा को रीबिल्ड किया, एक ब्लैक स्टोन को नस्ब किया 35 साल की एज में। ठीक हो गया। और फिर क्या हुआ कि 35 साल की एज में जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो कहाँ पे नमाज किस की तरफ पहले मुंह करके पढ़ी जाती थी? बैतुल मकदस की तरफ, यानी कि जहाँ पे मस्जिद अक्सा है। ठीक है, तो हजूर पाक सल्लम को असर की नमाज में हुक्म आया कि आप अपना किबला जो है वो चेंज कर लें। ठीक है, तो अभी 2 रकात पढ़ाई थी हजूर पाक सल्लम ने, तो 2 रकात बाद हुक्म आया, तो 2 रकात जोहर की आया था। अच्छा, चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मैं गलती पे हूँ। तो मुझे भी डाउट है थोड़ा, वो जोहर थी या असर थी, लेकिन एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा। किसी को कंफर्म है तो बता दे, जोहर की थी या असर की थी। बहरहाल चेक कर लीजिएगा, जोहर की थी या असर की थी। बहरहाल दिन की नमाज में कोई नमाज थी, तो उसी में हजूर पाक सल्लम को हुक्म आया। तो हजूर पाक सल्लम अभी 2 रकात पड़ी थी, तो हजूर पाक सल्लम ने बैतुल मक़दस से रुख चेंज करके जो है वो खाना काबा की तरफ कर लिया। तो चेंज ऑफ किबला का इवेंट पूछा जाता है। चेंज ऑफ किबला कब हुआ? चेंज ऑफ किबला आप सल्लम की एज तब 35 वर्ष थी। चेंज ऑफ किबला फ्रॉम बैतुल मक़दस। बैतुल मक़दस कहाँ पे है? जहाँ पे मस्जिद अक्सा, उसी को कहते हैं। हाँ जी, मस्जिद अक्सा। और यहीं से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर भी गए थे। मेराज पे बैतुल मक़दस से तशरीफ ले गए थे, मस्जिद अक्सा से। ठीक है, ये कहाँ पे है? फ़लस्तीन में, पैलेस्टाइन। और पैलेस्टाइन में है। और ये किस जगह पे है पैलेस्टाइन के? जेरूशलम में। जिसको यरूशलम बोलते हैं, जेरूशलम। ये इसका कैपिटल पहले था, अब इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, जेरूशलम या यरूशलम, स्पेलिंग देख लीजिएगा। अच्छा, तो यरूशलम में है ये, फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा, ये जो बैतुल मुक़द्दस है, यहीं पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे यहीं से तशरीफ़ ले गए। और ऊपर कहाँ तक चल गए थे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यानी कि बैतुल मक़दस से लेके ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक। ठीक हो गया, आखिरी जो दर्जा है ना, जहाँ पे अल्लाह ताला का नूर है, वो सिदरतुल मुंतहा है। ठीक है, आसमानों के बाद जो आखिरी दर्जा आखिरी आता है उसे सिदरतुल मुंतहा। तो बैतुल मक़दस से सिदरतुल, या मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा। नहीं नहीं, मेराज के वाक़े पे एज 35 साल नहीं थी। जब मेराज का वाक़या हुआ तो तब तो 10 नबी थी। आसम की एज जो है 50 वर्ष थी। मैं वैसे बता रहा हूँ कि मेराज पे जब गए तो तब तशरीफ यहाँ से ले गए थे, मस्जिद अक्सा से। ठीक है, बैतुल मुकद्दस से सिदरतुल मुंतहा तक। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि ये चेंज ऑफ किबला भी इसमें हो गया। ठीक हो गया, और ब्लैक स्टोन भी और खाना काबा का इवेंट भी इसी में आ गया। फिर क्या हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 40 ईयर्स हुई, 40 ईयर्स, तो यहाँ पे हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक गार में तशरीफ ले जाते थे इबादत के लिए, जैसे क्या कहते हैं, गारे सौर, ना सॉरी, गारे हिरा। गारे हिरा, सॉरी सॉरी, गारे सौर में तो वो हिजरत के वक्त तशरीफ ले गए, तो ये इसका नाम था गारे हिरा, या के वाफिरा, इंग्लिश में इसको कहेंगे के वाफिरा। तो यहाँ पे तशरीफ ले जाते थे, तो यहाँ पे जो है वो 40 साल की एज में
आसम पे हज़रत जबरील जो है वही लेके नाजिल होते हैं। और पहले सूरह इकरा की जो है वो 5 आयात नाजिल होती हैं, फिर 6 माह तक सिलसिला रुक जाता है। फिर उसके बाद सूरह सॉरी इकरा कह रहा हूँ, सूरह अलग की 5 आयात इकरा बिस्मिल्लाहि खलक से जो स्टार्ट होती हैं, और फिर 6 माह तक सिलसिला रुक जाता है। और उसके बाद सूरह मुदस्सर की पहली 7 आयात नाजिल होती हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा सिलसिला फिर 40 ईयर्स के बाद जो है वो नबूवत का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सिर्फ आप 40 ईयर्स को यहाँ तक क्लोज कर लें कि 40 ईयर्स में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत जो है वो अता होती है, प्रॉफिटहुड। हमने प्रॉफिट, हाँ जी, प्रॉफिटहुड तक देख लिया है। तो आप अब अपने अगर आउटलाइन में देखें ना, अपने जो मैंने आपको दी हुई आउटलाइन, तो उसमें जो आज का टॉपिक है वो 40 ईयर्स तक ही है। फिर 40 ईयर्स से लेके 53 ईयर्स तक हम डिस्कस करेंगे, यानी कि नबूवत के जो 13 साल है वो अलहदा डिस्कस करेंगे। और फिर अपने तीसरे टॉपिक में 53 ईयर्स से लेके 63 ईयर्स तक डिस्कस करेंगे, तो पूरी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक प्रॉफिट होड तक आपने इसको कर लेना है 40 ईयर्स। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? जी जी। चलें जी। तो ये 40 ईयर्स तक आपने इसको सही तरीके से याद कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।